अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिस्टर कारदार शो के साथ एक बार फिर नदीम कारदार हाजिर हैं। दोस्तों, हमारे माशरे में अ, जो लो एबिलिटी लोग हैं, जो जिनके माशी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, उनके मदद करने का रवाज बहुत ज़्यादा है। बहुत ही सपोर्ट करने वाली कौम है हमारी। हम ज़्यादातर लोगों को उनकी ग्रॉसरी में, उनकी फूड में हेल्प करते हैं। लेकिन अक्लमंद और दाना लोग ने फरमाया है कि अगर हम किसी को मछली खिलाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम उसे मछली पकड़ना सिखा दें, तो ये उसके लिए लॉन्ग टर्म फायदा होगा, जिससे किसी नौजवान या किसी फैमिली को गुर्बत से उठाने में एक बहुत मदद मिलेगी। हमने पहले भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए हैं जो कि लो बजट और शॉर्ट बजट में जो बिजनेस हम लोगों को बता सकते हैं। खासतौर पे शहद की मक्खियां पालना, बी कीपिंग एक ऐसा शॉर्ट और लो कॉस्ट बिजनेस है जो कि एक इंसान, एक शख्स, एक फैमिली बहुत थोड़े से पैसे से स्टार्ट कर सकती है और उसको बढ़ा सकती है जितना वो उनके अंदर कैपेबिलिटी है। इसी तरह का आज एक छोटा सा लो कॉस्ट बिजनेस हम डिस्कस करेंगे जिसको मशरूम फार्मिंग कहते हैं। हमारे साइंसदान है एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट टर्नअप पेशावर के, वहां पे सीनियर रिसर्च ऑफिसर हैं लतीफ खान साहब, आज हमारे साथ हैं। वो हमें बताएंगे कि पाकिस्तान में कौन सी मशरूम फार्म करना फिजिबल है, लो कॉस्ट है, कौन कर सकता है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो हम उनसे पूछेंगे। हम उनको दावत देते हैं स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम लतीफ खान साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया नदीम साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन माय शो के और लोगों को इस बात के लिए तैयार करना कि मशरूम फार्मिंग भी एक ऐसा शोबा है जिससे वो बहुत कम वसाइल में बहुत ही क्विक स्किल लर्न करके वो अपने आप पर डिपेंडेंट हो सकते हैं, यानी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो पहले तो अपना तारुफ कराइए कि आप एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में सीनियर रिसर्च ऑफिसर हैं और क्या करते हैं आप? जी नदीम साहब, मेरा जो है स्पेशलाइजेशन जो है वो मेजर मेरा एग्रीकल्चर ही है और उसमें मैंने प्लांट पैथोलॉजी में एमएससी ऑनर किया है। मेरा जो फिर पैथोलॉजी में जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो फाइटोबैक्टीरियोलॉजी है और इसके साथ साथ फिर जो डिजीज डायग्नोसिस है, पौधों में जितनी बीमारियां आती है उसका मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ तकरीबन 6 सालों से मैं मुसलसल मशरूम पे इसके साथ रिसर्च कर रहा हूँ। तो इन 6 सालों में हमने मुख्तलिफ किस्म मशरूम जो हैं वो एक्वायर किए हैं, उनके कल्चर, उनके स्ट्रेंस, फिर उसमें हमने फर्दर सिलेक्शन की और अपने जोग्राफिक लोकेशन के मुताबिक उसको फिर कल्टीवेट किया और इसकी टेक्नोलॉजी हमने स्टैंडर्डाइज की। तो करंटली मशरूम तो बहुत बड़ी तादाद में है। नेचुरली आप लोग देखते हैं कि जब बरसात का मौसम होता है तो नेचुरल में उगती हैं, या फिर जंगलों में जो वुड लॉग्स हैं, डिकेड वुड लॉग्स, वहाँ पे हमें नजर आती हैं, या बड़े बड़े जो पाइन ट्रीज हैं, तो ये दरख्तों के बिल्कुल दरख्त के इर्द गिर्द निकलती हैं। तो इसकी हजारों अकसाम हैं। उन अकसाम में फिर 100 ऐसी मशरूम स्पीशीज है जो कल्टीवेट हो सकती है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। फिर उन 100 में 40 अकसाम ऐसी हैं कि उनको हम फिर कमर्शियली कल्टीवेट कर सकते हैं। और फिर आप 4 ऐसी अकसाम है। जी लतीफ साहब, आप एडिबल मशरूम की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कुछ एडिबल्स हैं और कुछ मेडिसिनल हैं। ठीक। तो 4 ऐसी अकसाम है जो इंडस्ट्रियल लेवल पे काश हो सकती हैं। उनमें टॉप पे जो है वो बटन मशरूम है, एगेरिकस बाइस्पोरस। वो कमर्शियली इंडस्ट्रियल लेवल पे अभी तक काश हो रहा है। इसके साथ फिर शिटाकी है और
मेडिसिनल में हम गेनोडर्मा कल्टीवेट कर रहे हैं, और फिर प्लूराटस ओस्टेटा जिसे आइस्टर मशरूम कहते हैं वो हम उगाते हैं। तो हर एक सीजन की मुनासिबत से और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुख्तलिफ मशरूम मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ सीजन में उगती हैं। तो विंटर सीजन के अपने मशरूम्स हैं, फिर गर्मियों के समर के अपने मशरूम्स हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के मशरूम जो हैं वो हम जो है उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। तो करंटली हमारे पास 12 स्ट्रेन्स हैं जो कमर्शियली कल्टिवेबल और इंडस्ट्रियल लेवल पे काश हो रही है, वो हमारे पास अवेलेबल हैं। अच्छा, और इन 6 ये सालों मैं में हमने थोड़ा सा आसान लफ्जों में, क्योंकि हर कोई माइक्रोबायोलॉजी एक्सपर्ट नहीं है, तो हम इस स्ट्रेन को हम ये कहें कि 12 अकसाम की मशरूम जो हैं वो मार्केट में इस वक्त पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में जो कह रहे हैं वो कल्टीवेट हो सकती हैं इजीली। जी बिल्कुल, उसमें आइस्टर जो है सबसे आसानी के साथ कल्टीवेट हो सकती हैं। आइस्टर जिसको प्लूराटस ओस्टिएटस कहते हैं। पहले हमारे पास जो लोकल आइस्टर था वो तकरीबन 2 महीनों में। अच्छा, मैं सबसे पहले ये मशरूम का जो है तज़किरा करूं कि मशरूम बेसिकली है क्या। ठीक। नेचुरली आप देखते हैं कि रोटी या केक का एक टुकड़ा अगर नमदार जगह पे पड़ा हो तो इसके ऊपर एक ग्रीन मोल्ड निकल आता है, एक एक फजी या कार्टनी ग्रोथ निकल आती है। तो ये बेसिकली फंजाई है। फंजाई जो है फिर एक माइक्रो फंजाई है जो जो हमें नजर नहीं आते। बाज एक स्टेज पर जब वो माइसीलिया का एक कॉलोनी बनाती है जिस तरह के केक या रोटी, तो इसके ऊपर हमें नजर आती है। बाज हालात में जब वो अपनी नस्ल बढ़ाना चाहे तो इसके लिए वो एक स्ट्रक्चर बना देती है जिसे हम मशरूम कहते हैं। पश्तो में इसको खरीडी या उर्दू में इसको कुंभी कहते हैं। तो ये ठीक है। हमें नजर आती है। ये स्पोर बनाने के लिए लोग करते हैं, हम इसको काते हैं। इस ये ही एडिबल है जो जो मशरूम हमें नजर आती है, तो इसको कहते हैं हायर फंजाई। अच्छा, दूसरे जो पौधे हैं या सब्जियां हैं उनसे ये कैसे मुख्तलिफ है। हाँ। इसमें बेसिक जो जो फर्क है कि ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती। मतलब इसमें जो ग्रीन पिगमेंट है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, पौधों में जो सब्ज रंग है वो मशरूम में नहीं होता। तो ये नहीं होता। अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकती, इसको हम तैयार खुराक देते हैं। तैयार खुराक से मेरा कहने का मकसद ये कि इसको हम कोई भी एग्रीकल्चर वेस्ट जो सेलुलोज है, मसलन भूसा है आपके पास, भूसा है या वुड लॉग्स हैं, लकड़ी के जो है बड़े जो है इसको लॉग्स जो होती हैं, और इसका सा डस्ट लकड़ी का जो बरादा होता है उस पर ये काश हो सकती है। तो इसको हम मशरूम का खुराक कहते हैं। तो इसके ऊपर हम इसको काश करते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन से इलाके में कौन सी चीज अवेलेबल है, तो उसको हम मशरूम के खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मशरूम बेसिकली क्या करता है कि ये कुछ ऐसे केमिकल्स खारिज करता है जो भूसे को डिग्रेड करता है। ठीक। खास टेम्परेचर, खास ह्यूमिडिटी, खास नमी की हालत में उसके एंजाइम्स होते हैं। तो या तो वो सेलुलोजिक मटेरियल होगा, सेलुलोज होगा, या हेमी सेलुलोज होगा, या लिग्निन होगी, या लिग्नोसेलुलोज होगी। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशी है। हर एक मशरूम के पास एक वाइड रेंज है एंजाइम की, एक आर्सेनल होती है हर एक मशरूम के साथ। तो मतलब इसको एक ज्यादातर हम भूसे के ऊपर काश करते हैं जी। मतलब ये कि एक मीडियम चाहिए इस मशरूम को ग्रो करने के लिए। वो स्ट्रॉ भी हो सकता है, वो भूसा भी हो सकता है, वो बुरादा भी जी हो जी सकता है, वो बड़ी जो पीस लकड़ियों की जो टुकड़े होते हैं वो भी हो सकता है। अच्छा, एक और चीज पूछना था, क्या ये जो फसल कटने के बाद जो बाकियात बच जाते हैं वो भी हो सकता है? बिल्कुल, अगर ये फ्रेश हालत में हो, ये भूसा भी इस तरह हम यूज करते हैं जो बिल्कुल फ्रेश हो। जो फ्रेश फसल कट जाती है उसका भूसा ज्यादा मुनासिब होता है। अगर उसमें दूसरे जरासीम आ जाते हैं, दूसरे माइक्रोब्स या ग्रीन मोल्ड्स या ब्लैक मोल्ड्स, ग्रे मोल्ड्स, तो या बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन उसमें होती है, तो उसको हम यूज नहीं करते। अच्छा, ठीक। इसका जो तरीका है, एक तो यह है कि हर एक मशरूम के कल्टीवेशन टेक्नोलॉजीज मुख्तलिफ हो सकती हैं। जो बेसिक मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है और बेसिक जो एनवायरमेंटल जो जो कंट्रोल ग्रोथ कंडीशंस होती हैं मशरूम के लिए,
उसमें चंद चीजें जो है वो बुनियादी तौर पर वो जरूरी है। एक तो है कि आपके पास ये सबस्ट्रेट मौजूद हो। सबस्ट्रेट कंपोस्ट को भी कहते हैं, लेकिन सबस्ट्रेट रेडीमेड जो भूसा जो हम यूज करते हैं उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। जब उसको एरोबिकली हम फर्मेंट करते हैं तो ये कंपोस्ट बन जाता है। तो बाज मशरूम ऐसे हैं कि उसको हम सादा भूसा सिर्फ पानी में भिगोकर दूसरे दिन फिर उसमें 2% ड्राई वेट बेस के हिसाब से जो है चाक पाउडर डालते हैं पीएच इसकी तेजाबियत एडजस्ट करने के लिए, और 4% इसमें हम व्हीट ब्रान डालते हैं। गंदम के दानों से जो भूसा निकलता है वो हम ड्राई वेट के बेस के हिसाब से 4% डालते हैं। अच्छा, उसको 2 दफा मिक्स करते हैं और फिर हम उसको पॉलीप्रोपाइलीन बैग्स में बंद करते हैं। इसको हम, अगर आपके पास हाइग्रोमीटर है या नमी मालूम करने का एक डिवाइस है, आला है, तो इस पर आपको 62% ह्यूमिडिटी इसमें नमी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप सिंपल थोड़ा सा भूसा मुट्ठी में ले लें और उसको दबा लें। अगर इससे कतरे निकल रहे हो तो ये नमी ज्यादा है, अगर ना निकले तो ये मुनासिब है। 62% ये होती है। तो उसको उसी वक्त फिर हम जो है वो पॉलीप्रोपाइलीन पीपी बैग्स जिसे कहते हैं, शीशा प्लास्टिक होती है लेकिन हीट रेजिस्टेंट होती हैं, वो भी ठीक मैं है। बताऊंगा कि क्यों हम हीट रेजिस्टेंट यूज करते हैं। तो उसको हम बिल्कुल भर देते हैं बैग्स को, 12-18 साइज के या 14-20 16-22 भी आप यूज कर सकते हैं। जितना मतलब वजनी बैग होगा, जितना उसमें भूसा ज्यादा आएगा तो वो ज्यादा मुनासिब होगा और ज्यादा प्रोडक्टिव होगी वो बैग, उसकी कैपेसिटी प्रोडक्शन की ज्यादा होगी। तो उसको फिर हम रबर बैंड से बंद कर देते हैं। ये सिंपलेस्ट टेक्नोलॉजी है जो हम फार्मर्स के लिए बताते हैं। उसके बाद फिर ठीक है। स्पेशलाइज्ड ठीक। टेक्नोलॉजीज हैं। पहला तो स्टेप हमने उसको फिर भूसा हम ले एक लिया। भूसा ले लिया, उसको भूसा नम हम, कर जी दिया। जी, नमी चेक कर ली हाथ से दबा के कि उसमें से बस पानी ना निचोड़ा हो, बस गीला हो वो। ये नदीम साहब ये हम दूसरे दिन करते हैं। पहले पहले दिन हम उसको बिल्कुल भगो लेते हैं। बेहतर ये कि ओके। आपको वजन का पता हो भूसे का। फ्रेश भूसा ठीक है। ज्यादा मुनासिब है। जो बंडल्स मिलते हैं आजकल मार्केट में, तो उसमें बाजू का तो वो पुराने होते हैं, उसमें कंटामिनेशन ज्यादा होती है, तो उसमें फसल की फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हम ये ठीक है। करते हैं कि भूसे को पहले वजन करते हैं, फिर उसको भगो लेते हैं, फिर दूसरे दिन उसे जो ज्यादातर पानी है इजाफी पानी वो निकल जाता है, तो उसको हम उधर पिला देते हैं एक फर्श पे। और ठीक है। उसमें फिर 2% जो बोजा चूना है या चाक पाउडर भी कहते हैं वो मिक्स करते हैं, और 4% ड्राई वेट बेस के हिसाब से व्हीट ब्राउन मिक्स करते हैं। उसको 2 दफा बिल्कुल मसाले जैसा मिक्स करने के बाद फिर उसको हम पॉलीप्रोपाइलीन में डालते हैं। पॉलीप्रोपाइलीन ठीक अगर है। आपके पास 12-18 है या 14-20 साइज का लिफाफा है तो आप उसको भर दें। तकरीबन अगर आप 1 टन भूसा भगो लेते हैं, एक जमींदार जाहिर है कि एक वक्त में 1 टन तो नहीं कर सकता, वो ज्यादा से ज्यादा 100 से लेकर 200 किलो तक बनाएगा। तो बेहतर ये कि आप 100 किलो बना लें, और अगर ज्यादा सेहतमंद बंदा है तो वो 200 किलो भी कर सकता है दिन के हिसाब से। तो वो तकरीबन आपके बन जाते हैं 1 टन भूसे से 1200 बैग्स, 12-18 साइज के जो लिफाफे हैं वो से बन जाते हैं। तकरीबन हर एक लिफाफे का वजन जो है 1.2 kg तकरीबन होता है जब वेट कंडीशन में उसको बंद करते हैं। उसके बाद इसका एक अलग दूसरा स्टेज है जिसको पाश्चराइजेशन कहते हैं। पाश्चराइजेशन असल में जरासीम से साफ करने का एक अमल है। भूसे में जितने भी फील्ड के जो जरासीम आते हैं, हम उसको खत्म करने के लिए फिर उसको एक या तो स्टीम पाश्चराइज करते हैं या केमिकल पाश्चराइज करते हैं। अगर आपके पास हीटिंग सोर्स है, आपके पास गैस की फैसिलिटी है या कुछ लकड़ियां वगैरह है, उसको जला के आप आग जला सकते हैं। तो इसके ऊपर हम ड्रम एक तारकोल साइज का बड़ा ड्रम एक रख लेते हैं। उसमें 1 इंच पानी होता है, ऊपर चंद ईंटी या एक फ्रेम बना होता है, उसके ऊपर हम फिर जो है वो बैग्स रख देते हैं और 1 घंटे के लिए हम उसको स्टीम पे गर्म करते हैं। एक ठीक है। घंटे बाद वो बैग्स, इसके ऊपर फिर एक सूतली की बोरी या कुछ ढक्कन रखना होता है ताकि कुछ ना कुछ स्टीम इसके अंदर रह जाए। अगर मौसम ज्यादा ठंडा है तो हम पाश्चराइजेशन का अमल जो है वो एक मशरूम हाउस या एक कमरे के अंदर फिर करते हैं। चूंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा इंसुलेटेड नहीं होता, तो ऊपर जब स्टीम आती है तो वो ठंडी हो जाती है, तो ऊपर के जो रखे बैग्स हैं वो ज्यादा पाश्चराइज नहीं होते। 1 घंटे में तकरीबन बैग सारे स्टीम पाश्चराइज हो जाते हैं। अच्छा, फिर ठीक है। घंटे बाद वो इतने गर्म होने चाहिए कि आप उसको छू ना सके, तो हीट रेजिस्टेंट ग्लव्स वगैरह इसके साथ या कपड़े वगैरह के साथ उसको एहतियात से उठा लें और एक साफ सुथरी जगह पे रख लें। अगर मशरूम हाउस है आपके पास, एक कमरा है, तो उसमें आप रख लें। अच्छा, मशरूम हाउस क्या होता है?
मशरूम हाउस बेसिकली एक एनी रूम कैन बी अ मशरूम हाउस। वो ठीक है। आपके पास अगर एक कच्चा कमरा है, जिस तरह रूरल एरियाज में होती हैं, ये बिल्कुल ऐसा कमरा ज्यादा मुनासिब है जो गर्मियों में ज्यादा गर्म ना हो, सर्दियों में ज्यादा ठंडा ना हो। तो ठीक है। इसके लिए अगर आपके पास घर में एक बेसमेंट है या आपके पास खाली स्टोर है, आप अपने तौर पे भी मशरूम हाउस बना सकते हैं, कच्चे ईंटों का आप बना सकते हैं। आप जो है झोंपड़ी नुमा मशरूम बना सकते हैं, लो कास्ट, जिस पर आपका खर्चा कम आता हो। आप जो तैयार आजकल मार्केट में मिलती है तैयार छतें, कंक्रीट के जो गार्डर होते हैं, वो ऊपर लगा के कमरे के ऊपर एक 15 × 30 स्क्वायर फुट का जो एक हाल नुमा कमरा बन जाता है लो कॉस्ट का। ऊपर आप तैयार छत डालेंगे और उसके ऊपर मिट्टी डालेंगे इंसुलेशन के लिए, तो आपके पास ये बेस्ट मशरूम हाउस है। ठीक इसमें है। यह है कि आपके पास नमी बनाने के लिए कोई आला वगैरह जरूरी है। आयस्टर के लिए ह्यूमिडिफायर या जो ह्यूमिडिटी बनाने का आला है वो रिक्वायर्ड नहीं है। वो हल्का सा आप छिड़काव भी इसके अंदर करेंगे तो आपके पास ह्यूमिड जगह बन जाएगी, क्योंकि मशरूम के लिए एक तो ताजा हवा की जरूरत होती है सबस्ट्रेट या भूसे के अलावा कमरे के अंदर, और एक जो है कि आपके पास ह्यूमिडिटी की सोर्स होनी चाहिए। अगर ज्यादा ठंडे इलाके में आप लोग काश कर रहे हैं तो इसके लिए आपके पास हीटिंग सोर्स भी होना चाहिए। उसके ठीक लिए है। हम ये करते हैं कि एक पैराशूट का एक कपड़ा होता है, वो उसका एक टनल बनाते हैं। तो उसमें ये फायदा है कि हमारा एक्सेसिव जो है इजाफी हीटिंग जो है, जो एनर्जी कास्ट है, वो इसके ऊपर नहीं आती। तो उसमें हम सोलर रेडिएशन के जरिए वो टनल गर्म करते हैं ब्लैक पैराशूट क्लॉथ की। लेकिन ये हमारे जो नादरन रीजन है वह ज्यादा मुनासिब है। ये जो है प्लेन एरियाज के लिए ज्यादा मुनासिब नहीं है, ज्यादा ठंडे ठीक है। इलाकों के लिए, और ये सोलर रेडिएशन के थ्रू हम गर्म करते हैं। अच्छा, जब ये बैग आपने पास्चराइज कर लिए ठंडा होने पर, हम ज्यादातर नेक्स्ट डे पर इसको इनोकुलेट करते हैं मशरूम के स्पान से। इनोकुलेशन बेसिकली हर एक बैग में जो मशरूम का तुखम है या स्पान बीज जिसे कहते हैं, वो इसके अंदर हम डालते हैं, इसको इनोकुलेशन कहते हैं। वो दूसरे दिन हम उसको बैग्स को इनोकुलेट करते हैं। अच्छा, स्पान क्या होता है मशरूम का? ये बेसिकली हम मशरूम को लैब कंडीशंस में लेमिनर फ्लो यूनिट के अंदर हम उसको बीच में से स्प्लिट करके उसके अंदर का जो जरासीम से साफ स्टीराइल पोर्शन होता है, एक गोश्त का एक टुकड़ा सा, इसका एक टिश्यू जैसे कहते हैं, तो कार्टनी टिश्यू हम मशरूम से ही लेके उसको आर्टिफिशियल खुराक पे हम लैब में पेट्री डिशेस के अंदर पीडीए मीडिया पर ग्रो करते हैं। दूसरे मीडिया भी लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन हम करंटली, मैं तो खुद पोटैटो डेक्सट्रोज एगर मीडिया यूज करता हूं। इसके ऊपर हम रख देते हैं लेमिनर फ्लो यूनिट के अंदर। फिर पेट्री डिशेस को हम इंक्यूबेट करते हैं। हफ्ते के अंदर मशरूम का जो टिश्यू होता है या एक टुकड़ा होता है, उससे जो कार्टनी ग्रोथ है या माइसीलिया है, वो ये पेट्री डिश के अंदर ये पीडीए मीडिया के ऊपर पेल जाता है। तो हम फिर क्या करते हैं कि एनी सीरियल ग्रेन, ज्यादातर लोग जो है मशरूम के तुखम बनाने के लिए वीट का इस्तेमाल करते हैं, सीरियल वीट ग्रेन, या फिर सारगम ग्रेन भी यूज करते हैं। उसको हम पहले क्या करते हैं कि, लेकिन ये जो है लेब की एक एक्टिविटी है इसके तुखम बनाने के लिए, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के लोगों को पता चल जाए कि इसका ये तुखम तो कैसे जो तैयार होता है। तुखम है, जो स्पान है इसका, ये तो फिर आपसे ही लेना पड़ेगा ना, एक फार्मर को। जी, हम देते हैं लैब वालों बिल्कुल। से। वो लैब वालों से। करंटली जो एराई तरनाब है, ये वाहिद लेबॉर्ट्री है पूरे सूबे में जहाँ पे हम मशरूम का तुखम बना रहे हैं या स्पान बना रहे हैं। ठीक तो है। इसको फिर क्या करते हैं कि व्हीट ग्रेन हम लेते हैं, उसको ओवरनाइट सोकिंग के लिए रख देते हैं ताकि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी जज़ब हो जाए। दूसरे ठीक दिन है। हम व्हीट ग्रेन को फिर फैला देते हैं ड्राइंग के लिए एक शेड के अंदर। तो 4 घंटे में तकरीबन इसके सरफेस दानों के ऊपर नमी खत्म हो जाती है, सिर्फ गंदम के दाने के अंदर नमी रह जाती है। और ठीक है। साइंटिफिकली अगर मैं बात करूं तो ये तकरीबन 38% इसके अंदर ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। फिर हम 1-1 किलो के हिसाब से बॉटल्स में या पॉलीप्रोपाइलीन 10 × 12 स्क्वायर इंच के
एक बैग्स में उसको फिर ऑटोक्लेव करते हैं। ऑटोक्लेविंग जो है बेसिकली वो 100% जरासीम को खत्म कर देती है ग्रेन के अंदर। 121 डिग्री पे हम तकरीबन 35 मिनट के लिए उसको ऑटोक्लेव करते हैं और दूसरे दिन फिर उसमें जो हमने पेट्री डिशेस के अंदर मशरूम के जो टिश्यू से माइसीलिया बनाया होता है उसका एक एक डिस्क लेकर हर एक बैग में ग्रेन के ऊपर हम डाल देते हैं। तो मशरूम का जो माइसीलिया है वो ग्रेन पे आ जाता है पीडीए मीडिया से। अभी ग्रेन को हम फिर 25 डिग्री पर हम उसको इंक्यूबेटर में रख लेते हैं या इंक्यूबेशन रूम में 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्तों के लिए। तो ये पूरा जो ग्रेन का पैकेट है 1 किलो का ये बिल्कुल सफेद हो जाता है, पूरा का पूरा कॉलोनाइज हो जाता है, माइसीलिया ग्रेन के ऊपर फैल जाता है। तो ये बेसिकली इसका सीड है, होता अच्छा, तो ये जो ग्रेन ही है सीड है, लेकिन। ये लतीफ, ये जो सीड है आपका, ये तो आप बना के रख लेते होंगे ना, आपके पास एक एक महीने के लिए ये रिजर्व में होता होगा। हम बिल्कुल इसको रखते हैं। नेचुरलाइज। गर्मियों हाँ, में चूंकि टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो इसको हम फ्रिज में 4 डिग्री पर 4 मंथ्स के लिए हम वाइबल रख सकते हैं। अच्छा, 4 मंथ फिर के लिए रख हम सकते हैं ना। इस जी जी हम इस जो स्पान का पैकेट है हम उसको 30 ग्राम के हिसाब से हर एक भूसे के बैग में डाल देते हैं जो हमने पाश्चराइज किया है ड्रमों में। उस सही। जो प्रोडक्टिव बैग है जहां से मशरूम निकलती है तो उसमें ठीक है। हम 3-3 चम्मच या 30 ग्राम पर बैग के हिसाब से हम ऊपर एक रिंग के हिसाब से डाल देते हैं। और लेकिन ये पूरा का पूरा अमल निस्बतन हाइजीनिक कंडीशंस में होना चाहिए। 100% तो जमींदार प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो हम उसको कहते हैं कि निस्बतन हाइजीनिक कंडीशंस में आप जो है इसका ग्रेन स्पान डालें साफ हाथों से। अगर आपके पास इथानॉल है या आप जो है स्पिरिट अगर आप यूज कर सकते हैं तो इसके लिए लाजमी है कि आप ग्लव्स यूज करें, जो है बालों को आप कवर कर लें। या। तो उसको स्टेराइल कंडीशंस में या निस्बतन हाइजीनिक कंडीशंस में तुखम डालना है। ये जरूरी स्टेप है क्योंकि यहाँ पर अगर हमसे गड़बड़ हो जाती है तो हवा में चूंकि मुख्तलिफ किस्म के स्पोर्स हैं, जरासीम मौजूद हैं, तो वो इसके अंदर गिर जाते हैं। तो इस दौरान हमने एहतियात करनी है कि कमरे के अंदर अगर मशरूम हाउस के अंदर आपने पहले से कोई व्हाइट वॉश वगैरह किया है, फर्श पे आप सिर्फ चाक पाउडर डालें या चूना डालें तो इससे भी जरासीम खत्म होंगे। लेकिन ये पूरे का पूरा अमल अगर मैं आपको बता दूं कि इसको किस तरह करते हैं। आप जो है पहले तकरीबन 35 बैग्स आप एक एक हाथ से आप इसके रबर बैंड हटा लें, ठीक है। तो फिर दूसरे हाथ से आप एक हाथ से लिफाफा खोलेंगे, दूसरे हाथ से आप स्पान डालेंगे। अगर आप चम्मच से स्पान डालते हैं तो चम्मच को पहले स्टेरलाइज करना होता है या फ्लेम स्टेरलाइजेशन या फिर इथानॉल के जरिए आप स्टेरलाइज करेंगे। लेकिन ये ख्याल करना है कि जब तक इथानॉल इवापोरेट ना हो जाए आप उस चम्मच को यूज ना करें। अगर उसको फिर टच किया माइसीलिया जो है वो डेड हो जाएगा। तो आपने उसके अंदर तुखम डालना है। बहुत ईजी है लेकिन थोड़ा सा लेबोरियस है इस स्टेज पर और एहतियात लाजमी है। आपने हर एक बैग में 30 ग्राम के हिसाब से तकरीबन 35 बैग्स आपके बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है। हम क्या करते हैं फिर उसको इसको फिर बैग्स को फौरन आपने बंद करना होता है। ये तकरीबन जरासीम जो है से बचने के लिए, इन्फेक्शन से या इन्फेस्टेशन से बचने के लिए आपने तकरीबन ये पूरा प्रोसेस हर एक बैग के लिए आपने 2 मिनट में आपने खत्म करना है तुखम डालना, ठीक है। ठीक है। उसके बाद एक स्टीराइल जो है कोई भी चीज अगर आपके पास नीडल है या कोई कील है आप उसको इथानॉल से स्टेरलाइज कर लें या फ्लेम स्टेरलाइज कर लें। और हर एक बैग में गैसेस एक्सचेंज के लिए तकरीबन 10-12 सुराख आपने छोटे छोटे सुराख करने होते हैं, ठीक है, ठीक ताकि है। उसको ऑक्सीजन भी मिलती है। लेकिन सुराख छोटे होने चाहिए कि जरासीम का दाखला जो है वो उसका इम्कान कम से कम रखा जाए, ठीक है। तो उसको फिर इंक्यूबेट करते हैं 25 डिग्री पर। ये भी डिपेंड करता है कि कौन सी मशरूम है। अगर आयस्टर है तो इसके लिए 16 से 28 डिग्री रेंज है। आइडियल ग्रोथ कंडीशन जो है वो 25 है। और जब मशरूम निकलती हैं तो इस स्टेज पर हमने टेम्परेचर को 22 पे रखना है। तकरीबन 25 दिनों के बाद लिफाफा पूरा सफेद हो जाएगा। ग्रेन स्पान जो हम डालते हैं उससे माइसीलिया निकल के भूसे के बैग्स को कॉलोनाइज करेगा। पूरे भूसे के बैग्स के ऊपर माइसीलिया आएगा और पूरा बैग सफेद हो जाएगा। तो जो ही सफेद हो जाएगा उसके अंदर फिर छोटे छोटे हमने उस पर डेली चेक रखना है। जो ही पिन हेड्स हमें नजर आए
छोटे छोटे जो मशरूम के इनिशियल्स होते हैं, जो ही वो बनना शुरू हो जाएंगे तो उसको हम क्या करते हैं कि मशरूम के बाहर निकलने के लिए हम रास्ता मुहैया करते हैं। हम एक ब्लेड या चाकू से हर एक बैग को प्रिक करते हैं, कट लगा लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। और इस यहाँ तक 25 दिनों के लिए किसी ह्यूमिडिफायर लगाने की जरूरत नहीं है, नमी बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए जो हम सुराख बना लेते हैं बैग्स में, वो इतने छोटे थे कि उससे बैग सूख नहीं जाते। अच्छा, जब आपने मशरूम निकलने के लिए कट लगाई है तो इस दिन से फिर आपने सुबह और शाम को 2 दफा छिड़काव करना है। अगर आपके पास ह्यूमिडिफायर है तो बिल्कुल आप उसको सेट कर लें। ऑयस्टर के लिए 70 टू 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। और 16 से नीचे टेम्परेचर पर, 16 डिग्री से नीचे पर इसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, लेकिन मरता नहीं माइसीलिया। अगर आपका टेम्परेचर 28 से ऊपर चला जाता है तो ऑयस्टर मशरूम का माइसीलिया जो है वो डेड हो जाता है। तो तकरीबन ये 30 दिनों के बाद 35 दिन में तो ये ऑयस्टर मशरूम जो है वो हार्वेस्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं। तकरीबन चौथे दिन पर हम उसको जो है वो पिकिंग करते हैं। 5वें दिन पर अगर आप पिक ना करें तो मशरूम बैग से नीचे गिर जाते हैं। तो ये इसका लाइफ साइकिल है। 10-12 दिनों के बाद उसी कट की जगह से दोबारा मशरूम निकलते हैं और ये आखिर तक जाके 2 महीनों के लिए हम बैग को प्रोडक्टिव साइकिल के लिए रखते हैं। तो जब एक बैग से तकरीबन 1200 ग्राम या 1 किलो मशरूम अगर निकल जाता है, 3 फ्लश के लिए हम उसको रखते हैं, यानी 3 दफा यही एक बैग हमें मशरूम दे देता है। पहला तकरीबन जो मशरूम निकलता है वो तकरीबन 500 ग्राम का होता है, दूसरा फिर हफ्ते 10 दिन बाद दोबारा निकलता है वो 400 ग्राम का, फिर 300। तो इसकी जो प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो वक्त के साथ साथ कम हो जाती है। तो 2 महीने के बाद हम बैग को डिस्कार्ड कर देते हैं और उसकी जगह पर दूसरा जो कॉलोनाइज बैग है वो रख लेते हैं। तो ये ऑयस्टर की है। और इसके बाद फिर जो है, अच्छा ये जो है नेचुरल सीजन में अगर मैं बात कर लूं तो पेशावर में इसका सीजन शुरू होता है अक्टूबर के लास्ट वीक में। और इसका जो अक्टूबर के लास्ट वीक से शुरू होके अप्रैल के एंड तक चला जाता है। उसके बाद फिर मिल्की मशरूम का साइकिल शुरू हो जाता है। तो उसका अप्रैल के फर्स्ट वीक से लेकर अक्टूबर के एंड तक जो है वो साइकिल होता है। अच्छा, विंटर सीजन में हम 3 दफा ये बैग बना सकते हैं ऑयस्टर के लिए। ठीक है। जो प्लेराटस ओस्ट्रिएटस, प्लेराटस पल्मोनेरस और प्लेराटस स्टेडियोडस, ये तीनों हैं। अच्छा, किंग ऑयस्टर भी आप कर सकते हैं। उसकी भी ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स तकरीबन यही है, सिर्फ ह्यूमिडिटी का फर्क है कि सर्दियों में इसके लिए ह्यूमिडिटी तकरीबन 85% होनी चाहिए और इसके लिए लाजमी आपने ह्यूमिडिफायर लगाना होता है। अच्छा, जो ठीक है। गर्मियों के मशरूम है इसका भी सबस्ट्रेट इसी तरह बनता है जिस तरह हम ऑयस्टर के लिए बनाते हैं। सिर्फ एक फर्क है, जो ऑयस्टर है वो नेचुरली जंगलों में डिकेड वुड लॉग से निकल आता है, उसको ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं। और जो तो उसके लिए सारडस्ट भी मुनासिब है, वीट जो भूसा है उसके ऊपर भी काश हो सकता है। मिल्की मशरूम या केलोसाइबियन डी का टेक्निकली जो है कहलाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये चूंकि सॉइल लविंग फंजाई है, सॉइल इसकी न्यूट्रिशन नहीं होती है असल में। इसके सॉइल के नीचे जो कुछ एग्रीकल्चर वेस्ट पड़ा होता है, जो प्लांट लेटर वगैरह, तो उससे इसको खुराक मिलती रहती है और वहां से निकल जाता है। सॉइल इसको जस्ट एक सपोर्ट देता है निकलने के लिए और ठीक। एक मॉइस्ट लेयर बन जाती है। तो हम क्या करते हैं कि भूसा तो उसी तरह बनाते हैं गर्मियों के मशरूम केलोसाइबियन इंडिका के लिए, लेकिन आखिर में जब बैग पूरी तरह कॉलोनाइज हो जाता है और इस दौरान टेम्परेचर आपने, अगर आइडियल टेम्परेचर है वो 32 है और रेंज इसकी जो है 30 से लेकर 39 तक टेम्परेचर ये बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है। तो इसकी जो ग्रोथ टेम्परेचर है वो 39 है और ह्यूमिडिटी इसको 85 से लेकर 95% रखनी है इंक्यूबेशन के दौरान। तो जब बैग पूरी तरह कॉलोनाइज होता है तो हम बैग को ऊपर से खोल के उसके ऊपर पीट मास डालते हैं। पीट मास बेसिकली एक सॉइल ही है, लेकिन ये जो जंगलों में जब बर्फ पिघल जाती है तो घास फूस जो काली हो जाती है, इसको बेसिकली पीट मास कहते हैं।
तो मार्केट में कमर्शियली भी अवेलेबल है। जमींदार हमारे जो है वो इसमें हाइब्रिड टोमेटो चिलीज वगैरह काश्त करते हैं, लगाते हैं, नर्सरी लगाने के लिए उसको यूज करते हैं। तो ठीक पीटमास है। हर एक कॉलोनाइज बैग के ऊपर हम 1 इंच डालते हैं, खास मॉइस्चर और खास पीएच पर। पीएच एडजस्ट करने के लिए हम वही चाक पाउडर यूज करते हैं 2% ड्राई वेट के हिसाब से। पीटमास को हम वतर हालत में लाने के बाद ड्रम में फिर पास्चराइज करते हैं। पास्चराइज पीटमास जब ठंडा हो जाए, अगर आपने स्टीम पास्चराइज किया है, जब ठंडा हो जाए तो हर एक कॉलोनाइज बैग के ऊपर हम 1 इंच डालते हैं। अच्छा, तकरीबन 14 दिन बाद फिर इससे मशरूम निकल आती हैं। तकरीबन 2 महीनों में फसल पूरी तरह जो है वो निकल आती है। तो अच्छा जी, आयस्टर के बाद जी मैं जी ये मुझे आपने तो डिटेल से आपने एक कुछ इकसाम की जो मशरूम है उनकी कल्टीवेशन, उनकी फार्मिंग के बारे में बताया, जिसमें कुछ काम लैब में हो रहा है और कुछ काम साइट पे हो रहा है। बहुत आसान लफ्जों में, कोई फार्मर या कोई स्टूडेंट पार्ट टाइम ये बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हो, ये काम स्टार्ट करना चाह रहा हो, तो वो कहाँ से शुरू करे, बिल्कुल सिंपल, और वो कैसे करे, और उसकी कॉस्ट भी बताइएगा बाद में। जी जी। इसके लिए यह है कि आपके पास सबसे पहले आप ये देखना है कि आप के पास सीड या स्पान की अवेलेबिलिटी। अगर स्पान है तो आप अगले स्टेज पर आप जा सकते हैं, आप उसको कल्टीवेट कर सकते हैं। ये तो कहाँ से मिलेगा स्पान, हमारे अगर पास लोग कराची में है तो हमारे पास है हमारे पास एआरआई तरनाब में प्लूराटस का स्पान आजकल मिल रहा है और हम फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं। ठीक अच्छा। है जी। तो अगर आपके पास स्पान है, उसके बाद फिर आपने देखना है कि आपके पास मशरूम हाउस है। कोई भी कमरा या झोंपड़ी या जो जो बंद पोल्ट्री फार्म है वो बेस्ट मशरूम हाउस के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। या आप इसके लिए स्पेशलाइज्ड आप कंप्यूटर कंट्रोल मशरूम हाउसेस भी बना सकते हैं। लेकिन लो कॉस्ट जो हट्स होती हैं, झोंपड़ियां, उसमें भी आप कर सकते हैं। घर में कोई भी खाली कमरा, बेसमेंट है, स्टोर है, उसमें आप मशरूम अपने लिए उगा सकते हैं। आप ठीक किचन है। गार्डनिंग के तौर पर आप उगा सकते हैं अपनी जरूरत के लिए। कमर्शियली फिर आपने लाजमी मशरूम हाउस, लेकिन वो लो कॉस्ट बनाना है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए। तो तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपका। उसके बाद आपने देखना है कि कौन सी सबस्ट्रेट अवेलेबल है। अगर आपके पास भूसा अवेलेबल है तो आप भूसा को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास पेडी स्ट्रा है, चावल की जो पराली होती है, आप उसको मशरूम के खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपके पास एक ह्यूमिडिफायर पास्चराइजेशन के लिए कोई ड्रम या बड़ा सा एक पतीला भी आप यूज कर सकते हैं, जिसमें आप बैग को जरासीम से साफ कर सके, जो जो हमने पहले बताया है पास्चराइजेशन का प्रोसेस। तो ठीक। ये कुछ चीजें हैं आपके पास। तकरीबन अगर आप 20,000 इन्वेस्ट करना चाहें, 12-15 ज़रब 30, एक आपका पास अगर एक रूम है तो उस पे आपका तकरीबन 20,000 में 1 टन भूसा आ जाता है। और कुछ ठीक। दूसरा जो है वो कास्ट थोड़ा बहुत इथानॉल का या प्लास्टिक का जो है, और जलाने के लिए जो गैस या लकड़ी आप यूज कर रहे हैं उसको पूरा शामिल करके तकरीबन 30,000 बन जाता है। तो उसमें ज्यादातर जो है आप की जो लेबर कास्ट है वो लेबर आप खुद करेंगे, अगर आप खुद या करेंगे। लेबर रखना चाहें। जी। तो ये कुल मिला के तकरीबन 30,000 बन जाता है विदाउट लेबर चार्जेस। ठीक है। तो 2 महीने में आपके पास तकरीबन 60,000 रुपए की इनकम आ सकती है। बिल्कुल लोवेस्ट पे अगर आप जाएं तो ये आपके पास 60,000 इनकम आ सकती है। और 3 दफा आप ये साइकिल सर्दियों में आप कर सकते हैं। आप मशरूम उगा सकते हैं, 3 दफा आप बैग्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बिल्कुल है। रिटेल प्राइस आजकल तो तकरीबन 500-600 रुपए पर केजी बिक जाता है। और अगर आप मिडिल मैन के थ्रू तो ये 300 तक बिक सकता है, आयस्टर की बात करूं। अच्छा, बटन अच्छा, अगर ये आप उगा सकते हैं तो बिल्कुल ये 1200-1500 पर केजी, 1000 से लेकर 1500 तक जो है वो रिटेल पे बिक सकती हैं। अच्छा, जी ये जाहिर बात है, जब जब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट 6 मंथ तो ट्रेनिंग और लर्निंग और कह ले कि बिल्डिंग फेस होती है ना। तो ये 30,000 से समझ ले चले, मैं आपको 40,000 भी कह लूं, या 50,000 रुपए की लागत से एक काम आप शुरू कर रहे हैं, सेटअप बना रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, उससे प्रोडक्शन जो हो रही है, मतलब 2 3 4 महीने अगर आप उसको मतलब ये इतना टाइम तो लगता है कि, यानी कि फर्स्ट हम पहले दिन से ही अगर हम प्रॉफिट और अर्निंग का सोचें,
सिर्फ लर्निंग फेस में। तो दिस इज रियली बहुत ही सुइटेबल एक काम है, जो कि फुल टाइम नहीं तो पार्ट टाइम भी कर सकता है, फैमिली मिलके भी कर सकती है। अगर फैमिली 2 कमरे में रह रही है तो वो, अगर उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो ये काम वो वहां पे आधे एक कमरे में स्टार्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट नो मनी से सम मनी, या नो वर्क से सम वर्क तो बेटर है ना। ठीक है। अच्छा, एक और, ये जो 50,000 में जो आपने ये बिजनेस मॉडल बताया है, ये पेशावर के अलावा कहाँ कहाँ से मिल जाएगा इसका सीड? कुछ आपको इल्म है? इसका सीड NARC से मिल सकता है आपको, ओके। इस्लामाबाद से। और जो यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मेरा ख्याल है उधर से मिल सकता है। लेकिन करंटली पूरे केपी में, अच्छा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर में भी काम हो रहा है मशरूम ठीक है। पे। लेकिन हमने ये किया है, हमने ये किया है कि ग्रेन स्पान, चूंकि हमारा तो रिसर्च का इदारा है, हम बेसिकली रिसर्च ही कर रहे हैं, कमर्शियली हमारा कोई एक्टिविटी इस तरह की नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा हम फार्मर्स को जो गाइडलाइंस है, गाइडेंस है, जो कल्टीवेशन टेक्नोलॉजीज हैं, वो हम उनको ट्रांसफर कर देते हैं फार्मर्स के लिए। और जो इनिशियल इनपुट होती है वो स्पान, वो हम उसको मुहैया करते हैं। तो ये तो कि आपको हम जब चार्ज ग्रेन करते हैं? स्पान तैयार करते हैं, आपको, हम, मैं आप बताता हूँ। फार्मर को जो तो ट्रेनिंग देते हैं उसके पैसे लेते हैं कुछ? नहीं जी, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। और हमारा एक Then, डेमो, एक छोटा सा एक यूनिट है जो फार्मर्स के लिए काफी हेल्पफुल है। डेली बेस के हिसाब से तकरीबन फार्मर्स आते हैं, हम उनको ब्रीफ करते हैं। और जो ग्रेन स्पान हम तैयार करते हैं, अगर हमारे पास वो अवेलेबल होता है तो हम वही दे देते हैं, या अगर अवेलेबल नहीं है तो हम उसको थोड़ा सा हम बना के ग्रेन स्पान फिर भूसे के बैग्स में ट्रांसफर करते हैं। भूसे के बैग जब कॉलोनाइज होते हैं तो हम उसको भी तुखम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मशरूम या का जो स्पान है वो बेसिकली खमीर ही होता है, उसका एक खमीर। मेरी ठीक। मुराद जो है वही खमीर जो जो टिश्यू कल्चर में हम तैयार करते हैं। हर एक मशरूम का अपना स्पान होता है। तो उसको हम फिर कॉलोनाइज स्ट्रा बैग दे देते हैं कि आप उसको तुखम के तौर पर इस्तेमाल कर लें। तो इससे फिर एक टमाटर के साइज जितना एक पीस लेके हर एक बैग में 3 अतराफ से हम बैग में डाल देते हैं। तो जब वो पूरी तरह सफेद हो जाता है, तो अगर आपने उससे मशरूम लेना है, जस्ट आप उसको कट लगा लें, आपको मशरूम दे दी। लेकिन अगर सीजन के आखिर में चंद हेल्दी बैग्स जो हैं, बिल्कुल वाइट सफेद कॉलोनाइज बैग हैं, और अपने लिए एक आप जो है फ्रिज में या फ्रीजर में आप 4 डिग्री पर रख लें, तो ये 4 मंथ्स के लिए आपके पास वाइबल माइसीलिया आ जाएगी। तो मतलब अक्टूबर के लास्ट में आप उसको निकाल के खुद जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम पे उनकी मतलब हाँ जी, डिपेंडेंसी आयस्टर के लिए खत्म हो जाएगी। मतलब आपसे बस एक दफा लेकर वो फिर खुद जनरेट कर सकते हैं आप स्पान, उसका सीड वगैरह। बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा, कर ये सकते बड़ी, हैं, लेकिन ये सिर्फ आयस्टर के लिए, जो आयस्टर में भी पल्मोनेरस है और ओस्ट्रिएटस है, उसमें ये टेक्नोलॉजी है कि आप स्ट्रा टू स्ट्रा आप बैग्स इनोकुलेट कर सकते हैं। आपने फिर किंग आयस्टर में जो प्लूराटस एरेंजाई कहलाता है, उसमें आपने लाजमी ग्रेन स्पान पे यूज करना है। इनिशियल उसको स्टार्ट हम क्या करने के करते हैं लिए, जी जी तो स्टार्ट जी करने के लिए तो ये दो दो ही इसको रखें कि ये एक दफा साइकिल चलाने के बाद फार्मर इंडिपेंडेंट हो सकता है, उसको वो अपना सीड खुद जनरेट कर सकता है, और बहुत लो बजट में ये बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। और सबसे अच्छी बात, आप लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं फार्मर्स को, सीड्स दे रहे हैं, और मतलब उनको गाइडेंस भी दे रहे हैं पूरे साइकिल में जहां जहां प्रॉब्लम आ रही है, जी और आप कोई चार्ज भी नहीं कर जी रहे। जी अच्छा, जी जी। लेकिन ये अब ये जो अब, जो सीड है जी जी जी, ये जी कहें सीड आप। जो है, जो मैंने कहा है कि हम उसको स्ट्रा बैग्स देते हैं। तो स्ट्रा बैग्स में ये फायदा है कि ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन स्पान की कम आती है हमारी। तो ये जमींदार फिर खुद उसको फिर मल्टीप्लाई करके अपने लिए कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ जैसा मैंने पहले कहा है कि ऑस्ट्रिएटस के लिए और पल्मोनेरस के लिए, ये 2 स्ट्रेन्स के लिए कारगर है ये नुस्खा। जो किंग आयस्टर है या मिल्की है या बटन मशरूम है, तो इसके लिए आपने लाजमी फिर ग्रेन स्पान यूज करना है, और वो लेब में तैयार होता है। वो ठीक है, लेकिन हम इनिशियली तो दो तो एटलीस्ट स्टार्ट कर सकता है, फार्मर अपना काम कर सकता है। बिल्कुल जी, अच्छा, बिल्कुल जी, अब बिल्कुल। हम ये इस पे आ जाए कि मशरूम पाकिस्तान में इतना पॉपुलर है, वो कि वो लोग खाते हैं, जो एक्सेप्टेबिलिटी है या नहीं है, उसकी मार्केट कितनी है?
मशरूम की बहुत बड़ी मार्केट है, बिल्कुल गुंजाइश ज़्यादा है, कैपेसिटी ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन में इतनी नहीं है। प्रोडक्शन गिने-चुने फार्मर्स हैं, हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन वो बाज़-औक़ात खुद अपनी ज़रूरत के लिए तो वो उगाते हैं, लेकिन मार्केट के लिए कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आज तक नहीं आई। जिस तरह की हमारी डेयरी जो है सेक्टर है और जो पोल्ट्री फार्मिंग है, उसमें इंडस्ट्री बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मशरूम में कोई अभी तक इस तरह का नहीं आया, तो तकरीबन मार्केट बिल्कुल खाली है आपके लिए। पेशावर की अगर मैं बात करूँ, तकरीबन 1 टन दिन के हिसाब से आप फ़रोख्त कर सकते हैं। तो पेशावर में इतनी कैपेसिटी है कि आप 1 टन आसानी से ऑयस्टर मशरूम या दूसरे, अच्छा बटन जो है वो फिर हाथों हाथ बिक जाता है। पंजाब में बाज़ लोग जो है जो ऑयस्टर है वो ज़्यादा बाज़ लोग पसंद नहीं करते, बाज़ पसंद करते हैं, लेकिन और केपी में जो है ऑयस्टर ज़्यादा आसानी से बिक जाता है। तो है, कैपेसिटी राइट। बिल्कुल है। आप उसको अगर ज़्यादा उगा सकें तो आप बिल्कुल आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो काफ़ी आपकी इनकम हो सकती है। मिडल ईस्ट में अच्छा, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, हमने जी। बात की कि कैसे बनता है मशरूम, उसकी मार्केट भी बहुत ज्यादा है, और कहीं बटन की मार्केट है और कहीं ऑयस्टर की मार्केट है, और इसके अलावा और भी मशरूम्स हैं जो कि जब आपकी एक्सपर्टीज हो जाए, जब आप रनिंग में आ जाएं, तो दूसरे मशरूम भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने एडवांटेजेस की बात की, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, इस पूरे फार्मिंग में मुश्किलात क्या क्या आ सकती हैं शुरू में? इस पे जो है, एक तो आपके पास बेसिक जो है, आपके पास इसकी नो हाउ होनी चाहिए। मतलब सबसे हमारे बड़े दुश्मन जो हैं वो मशरूम फार्मिंग में वो जरासीम ही हैं, जो भूसी के ऊपर हमलावर होती हैं और कंपटीटर बन जाती हैं। तो इसमें फिर एक ग्रीन मोल्ड है, एक ब्लैक मोल्ड है, बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन है। तो अगर आप प्रॉपर पास्चराइजेशन कर देते, अच्छा इसमें इंसेक्ट एग्स इंसेक्ट लार्वी भी आ जाती हैं, तो इसके कंट्रोल के मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे पहले इसकी जो सबसे खतरनाक बीमारी है उसमें ग्रीन मोल्ड जो है, वो अगर एक दफा आ जाए तो उसको बड़ी एहतियात से फिर हैंडल करना होता है। आप अगर प्रॉपर बैग्स की पास्चराइजेशन करते हैं और प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस में आप तुखम डालते हैं, तुखम को भी देखना होता है कि उसमें बैक्टीरिया ना हो, उसमें ग्रीन मोल्ड ना हो, ब्लैक स्पॉट या ग्रीन स्पॉट ना हो, उसमें पहले से कोई फंगस कॉलोनी ना हो। तो आप हेल्दी स्पान यूज करें और अच्छी तरह बैग्स की जो है वो पास्चराइजेशन कर ले। गर्मियों में जो है जो बैक्टीरियल या फंगल इन्फेस्टेशन है उसका मसला ज्यादा आता है, तो उसमें आपने फिर ज्यादा ख्याल रखना होता है। उसमें यह है कि हम मिल्की के लिए एक तो स्पान रेशो ज्यादा डालते हैं, वो इसलिए कि बैक्टीरियल या फंगस इन्फेस्टेशन से पहले पहले हमारी जो जो कंपोस्ट है या सबस्ट्रेट है वो कॉलोनाइज हो जाए। तो हम स्पान रेशो थोड़ा सा ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि ज्यादातर ग्रीन मोल्ड या बैक्टीरिया है वो तकरीबन 30+ टेम्परेचर ज्यादा पसंद करते हैं। सर्दियों में चूंकि इंसेक्ट पॉपुलेशन भी कम होती है, और दूसरी बात है कि ग्रीन मोल्ड के लिए भी फेवरेबल टेम्परेचर नहीं होता, तो आप ठीक। मामूली सा एक पास्चराइजेशन कर लें तो ये भी मुनासिब है। अच्छा, उसमें जो इंसेक्ट का मसला है ये ज्यादातर सर्दियों के फसल में ये मार्च में निकल आता है, जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है आउटसाइड ऑफ द मशरूम हाउस। तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, ब्लू या येलो कलर के जो स्टिकी ट्रैप्स हैं हम मशरूम हाउस के अंदर रख देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अट्रैक्ट हो जाती हैं जो इंसेक्ट है एडल्ट, तो वो पॉपुलेशन पे उधर उधर जो है इसके साथ जो स्टिकी ट्रैप्स हैं उसके साथ चिमट जाती हैं। तो ये एक नॉन केमिकल एक वो है, कंट्रोल है इंसेक्ट का। ऑर्गेनिक। एग्जैक्टली। जी जी, आगे। बहुत शुक्रिया लतीफ, हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया मशरूम फार्मिंग। हमें ये पता चला कि आप लोग एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पेशावर है, टर्न अप कैंपस, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सीड भी दे रहा है, ट्रेनिंग भी दे रहा है, गाइडेंस भी दे रहा है। ट्रेनिंग के उसके अलावा
ये जो एक लो कॉस्ट बजट है, मैक्सिमम 30 से 50,000 के अंदर में ये सारा प्रोडक्शन हाउस मैं कहूँगा या फार्म हाउस जो है, मशरूम फार्म हाउस तैयार हो सकता है। ये एक सिंगल पर्सन या फैमिली बिजनेस हो सकता है। स्टूडेंट इसे पार्ट टाइम कर सकते हैं। जो स्टूडेंट खासतौर पे फ्रेश ग्रेजुएट हैं और वो कहते हैं कि जी हम में से एक्सपीरियंस लोग मांगते हैं, तो अगर वो स्टूडेंट के होने के साथ साथ ये एक पार्ट टाइम कंपनी के तौर पर रन करें, तो एक बहुत सारी स्किल्स वो सीख सकते हैं। अगर ये बिजनेस उनका कामयाब हो जाता है तो फिर इसको ही कंटिन्यू करें। अगर नहीं भी होता है तो कम से कम वो रॉ मटेरियल हैंडलिंग करना, बिजनेस मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, बहुत सारी स्किल्स जो है इस टाइप के बिजनेस को पार्ट टाइम रन करके वो सीख सकते हैं और अपने सीवी में मेंशन कर सकते हैं एज अ सीईओ, एज अ मैनेजर, बिजनेस मैनेजर और सेल्स मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर। आप अपनी कंपनी में कुछ भी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया लतीफ आपका, आपकी तशरीफ आवरी का हम सब हमारे दोस्तों को और ऑडियंस को बताने का कि ये जो फार्मिंग बिजनेस है, खासतौर पे मशरूम फार्मिंग है, ये लो कॉस्ट है और इसको आप पार्ट टाइम एज अ फैमिली बिजनेस रन कर सकते हैं और उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं। कुछ कहना चाहेंगे, लास्ट मैसेज लतीफ? ये मैं नदीम साहब ये स्टूडेंट्स के लिए एक अर्ज करता चलूं कि अगर आप प्रोडक्शन पे जाएं तो आप बिल्कुल मशरूम प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन एक और सेक्टर है मार्केटिंग के अलावा। आप उसकी स्पान की लेबॉर्ट्री अगर बना लें मशरूम के सीड की, क्योंकि मसाइल हैं, सीड अवेलेबिलिटी के इश्यूज हैं। बाज़ औक़ात फार्मर्स दूसरे जो है नेबरिंग कंट्री से मंगाते हैं, तो ये कोरोना लॉकडाउन की वजह से बाज़ औक़ात बॉर्डर बंद थे, पिछले जो सीजन था तो उसमें मसाइल थे। तो हमने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया था जो लॉकडाउन सेशन था उसमें, कि हमारी मशरूम फार्मिंग कम्युनिटी सफर ना हो। तो इसमें बिल्कुल स्टूडेंट्स के लिए है कि आप जो है जो स्किल्स रखते हैं लैब्स के अंदर, तो आप बिल्कुल प्राइवेट एक लैब बना सकते हैं जो मशरूम सीड बना सके। तो Exactly. मशरूम की सीड की बहुत ज्यादा डिमांड है, आप उसको बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा ये और कि हमने इसमें एक और एरिया, जी 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 आप कहें, आप बात करें, कंप्लीट करें। एक जो है दूसरा एक मशरूम था मेडिसिनल, तो गैनोडर्मा लूसीडम हमारे पास है एक, वो हाईली मेडिसिनल मशरूम है, उसमें ज्यादातर गैनोडेरिक एसिड्स होती हैं और वो इंतहाई क्रिटिकल डिजीजेस में भी वो काफी जो है वो कारामद साबित हुआ है। तो बाहर तो ये हो रहा है, तो बिल्कुल मेडिसिनल आप कर सकते हैं। इसके साथ जो मोरेल्स या ट्रफल्स हैं उसको आप जो है, हमारा जो फ्यूचर प्लान है कि हम जो हायर प्लांट्स है जिनके जड़ों में ये निकल आती हैं, तो हम उसके शुगर्स की एनालिसिस कर लें। तो अगर हम कामयाब होते हैं तो तकरीबन वो ₹1,00,000 पर केजी बिकता है, जो मार्केला स्कुलेंटा कहलाता है, मॉरेल। तो बिल्कुल स्कोप है, रिसर्च में भी है और कमर्शियल प्रोडक्शन में, सीड और प्रोडक्शन में आप मशरूम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये तो जो बिल्कुल है मेडिसिनल, स्टूडेंट्स के लिए, नहीं कि आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए है। सॉरी, ये जी जो मेडिसिनल मशरूम है, इसके सीड्स भी आप प्रोवाइड करते हैं लोगों को? हमारे पास है, बिल्कुल इसका माइसीलियल कल्चर है हमारे पास। ठीक, सीड से बड़ा ठीक, कल्चर। मैं सीड इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि लोगों को आम जबान में समझ में आए बिल्कुल। एक्चुअली। हाँ, तो बहुत शुक्रिया। हमारा काफी थैंक यू टाइम सो मच। तो हुआ, लेकिन ये कि हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया। और स्टूडेंट को ज्यादातर मैं कहूंगा कि जो स्टूडेंट है, खासतौर पर जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, जरूरी नहीं है कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट हों, लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो अपनी एक छोटी सी लैब तैयार करके सीड कल्चर, खाली इसका बिजनेस भी, इसका स्कोप भी बहुत ज्यादा है। नाज़रीन बिल्कुल इजाजत बहुत दीजिए, फिर शुक्रिया। हाजिर होंगे। लतीफ साहब का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन इन्होंने हमें दी है। इसी तरह हम छोटे छोटे जो फैमिली बिजनेस हैं, लो कॉस्ट बजट के बिजनेस, हम उसके प्लान आप तक लाते रहेंगे। और जाते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि किसी एक शख्स को अपने पैरों पे खड़ा कर लेना, उसको गुर्बत से निकाल देना, चाहे एक शख्स हो या एक फैमिली हो, वो हमारी दुनिया और आखिरत की निजात का बाइस बन सकता है। हमें ढूंढकर ऐसे लोगों को
उनकी हेल्प करनी चाहिए, बजाय हम उनको फूड प्रोवाइड करें, बल्कि हम उनको उनके पैरों पे, अपने कदमों पे खड़ा करें। और इस तरह के छोटे बिजनेस अगर उनको स्टैब्लिश करके दे दें, उनकी हेल्प कर दें लतीफ साहब जैसे दोस्तों के साथ मिलकर, तो इससे बड़ी कौमी खिदमत, इंसानी खिदमत कोई और नहीं है। इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज।